तो ये जो क्लास है जेआईबी फर्स्ट पेपर और सीआईबी रिटेल दोनों ही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जेआईबी में तो प्योर इसका एक टॉपिक है और ये टॉपिक कंबाइंड टॉपिक है सिबिल और बीसीएसबीआई। देखिए सिबिल का रोल और बीसीएसबीआई का रोल दोनों का अलग अलग है, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी यूनिट थी तो इसको एक ही जगह पे मिक्स करके दिया गया है जेआईबी में। सीआईबी में दोनों टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन सिविल से, और बीसीएसबीआई का तो ये है कि कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछ ले रहा है इसमें, क्योंकि बैंकों में जो बैंकों का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है किस तरह का होना चाहिए उस पर काफी जोर दिया जा रहा है, जिससे कि कंप्लेंट्स पे कंट्रोल किया जा सके, कंप्लेंट्स ना हो। और सिबिल का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो है आपके क्रेडिट स्कोर, यानी कि अगर आप कोई लोन लेने जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहां जब भी जाएंगे तो आपका पुराना रिकॉर्ड एट ए ग्लांस कैसे मिल पाए, तो इसके लिए ये सब कुछ शुरू हुआ। अगर हम आज से करीब 20 साल पहले की बात कर ले, तो 20 साल पहले सिबिल का कोई रोल या कोई चर्चा नहीं होती थी। तो आपने सुना होगा कि एक बैंक में जब लोन लेने आते हैं तो एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाना होता था। अगर कोई आपकी ब्रांच में लोन लेने आता था तो उसे एक फॉर्मेट था, उसमें फोटो वगैरह लगा के उसमें साइन नाम वाम लिख देते थे उसका। तो वो जितने भी बैंक थे सारे बैंकों में जाता था और वहां के ब्रांच मैनेजर उसको नो ड्यूज लिख करके देते थे। तो बैंक समझता था अब इसने कहीं लोन नहीं ले रखा है और बैंक उसको लोन दे देता था, ये देखते हुए कि इसने कहीं लोन नहीं ले रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सिबिल का आया। देखिए सिबिल, आप लोग बैंकर है तो आपको बहुत आसान सा वो लगता होगा, सिबिल सब समझते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर वो इतनी डेप्थ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वहां परेशान हो जाते हैं कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो इन सब की बातें हम करेंगे। और सिबिल बेसिकली एक कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। सिबिल एक कंपनी है और यहाँ जो टॉपिक है इस टॉपिक में आप ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। जबकि अगर हम बात करें सिबिल की, तो सिबिल का जो फुल फॉर्म है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड उसका नाम है, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ये है जिसमें ये सिबिल अपने आप में एक पार्ट है। तो क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कुल मिलाकर के क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कितनी हैं, तो आप लोग आंसर करिए जरा एक बार। सर 4 सर, 4 सर। चलिए, तो 4 कंपनियां हम लोग हैं, 4 कंपनी की स्टडी करेंगे। और अगर हम बात करें 4 से ज्यादा कंपनी की, बिल्कुल उससे ज्यादा कंपनी है, लेकिन उनकी इंडिविजुअल रेटिंग टाइप की होती है, तो उनका यूज एज सच जो है बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं करा जा रहा है। ठीक है, जैसे ये जो जितनी एनालिटिक्स कंपनी होती हैं ये भी एक तरह से कई कंपनियों को रेटिंग करती हैं। ठीक है, उनका भी यूज कई मायनों में किया जाता है, लेकिन जो आमतौर पर जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो 4 कंपनीज हैं। एक तो नाम हो गया आपका सिबिल, दूसरा है हाई मार्क, तीसरा है इक्यूफैक्स। सिबिल, हाई मार्क, इक्यूफैक्स, और एक फोर्थ कंपनी का नाम आप लोग बता दीजिए लिख करके। बताओ, जिन्होंने फोर कंपनियों का नाम लिया था वो चौथी कंपनी का नाम क्यों नहीं बता रहे? सर एक्सपीरियन है सर। एक्सपीरियन है। बिल्कुल 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 ठीक बोला आपने, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियन। ठीक है, तो ये जो कंपनी है सिबिल, हाई मार्क, इक्यूफैक्स और एक्सपीरियन, ठीक है, तो ये 4 कंपनी है। थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातों पे हम लोग बात करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। तो यहाँ बात शुरू करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ सब कुछ, और इसका जो बेसिक फंक्शन किस तरह से होता है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे कौन है बोरोवर्स हैं,
बहुत सारे बोरोवर्स हैं, इनका जो क्रेडिट रिकॉर्ड है, इनका क्रेडिट रिकॉर्ड, अब क्रेडिट रिकॉर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या क्या चीजें आती है, तो क्रेडिट रिकॉर्ड में एक तो आता है लोन अवेल्ड, लोन अवेल्ड, दूसरा आता है रिपेमेंट, रिपेमेंट कैसा है आपका, ट्रैक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन। तो किसी भी की भी सिविल रिपोर्ट में ये तीन तो बेसिक हैं, और इसके अलावा इन एडिशन एक होता है लोन इंक्वायरी, लोन इंक्वायरी कि आपने कितने लोन लेने के लिए इंक्वायरी करी है, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन में उसका जो है केवाईसी के बारे में आता है, इनकम के बारे में आता है। तो ये आमतौर पर इंफॉर्मेशन एक सिविल रिपोर्ट में होती है। और सिविल रिपोर्ट जो है, जो सिविल की रिपोर्ट है, वो 900 मार्क्स तक दी जाती है, ठीक है। 900 उसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा जो भी है उसका रेटिंग्स होता है। और ये रेटिंग्स जो है उसके इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है कि लोन अवेल्ड कितने किए हुए हैं, रिपेमेंट कैसा रहा है उसका, और लोन की इंक्वायरी कितनी करी है। तो लोन रिपेमेंट में अगर हम बात करें तो रिपेमेंट में है प्रॉम्प्टनेस है उसकी, प्रॉम्प्टनेस यानी कितने डिफॉल्ट वगैरह करे हैं या बिल्कुल टाइम से जाती है किस्तें, राइट ऑफ है, सूट फाइल्ड है, ठीक है, डिस्प्यूट है, ये सारे पॉइंट्स उसमें आते हैं, फ्रॉड के पॉइंट हैं। तो ये सारे पॉइंटों को मिला करके ये करता है। अब जितने लोगों ने लोन लिया हुआ है उनकी ये इंफॉर्मेशन सिविल तक या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी तक कैसे पहुंचती है, तो वो सारे बैंक, जो बैंक हैं, वो बैंक हैं अपनी रिपोर्ट हर कंपनी को देते हैं जिनके वो मेंबर है, जिनके वो मेंबर हैं, सबको नहीं देते, जिनके वो मेंबर हैं उनको वो देते हैं। अब मेंबर के लिए क्या है, आरबीआई ने कहा है इसका मेंबर होना तो जरूरी है, उसकी फैसिलिटी लो या नहीं लो, फैसिलिटी लीजिए या नहीं लीजिए, मेंबर आपको होना पड़ेगा। यानी आपको ये रिपोर्ट्स जो है अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। और ये कंपनियां क्या करती हैं, कंपाइल करती हैं। कंपाइल कैसे करती हैं, कंपाइल इस तरह से करती हैं कि ए बोरोवर है, उसने B1 बैंक से, B2 बैंक से और B3 बैंक से लिया हुआ लोन, तो ये तीनों लोन्स एक ही जगह पे इस ए नाम के बोरोवर पर लिखते हैं कि लोन नंबर 1, लोन नंबर 2, लोन नंबर 3। अब वो चाहे किसी भी बैंक से लिया हुआ हो तो उस तरह आता है। और इस तीनों रिकॉर्ड के बेसिस पे उस बोरोवर की सिविल रिपोर्ट निकलती है, या इसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट निकलती है। सिविल हम बार बार कॉमनली ले रहे हैं, सिविल तो अभी हमने बताया कि इन कंपनीज का एक पार्ट है, सिविल, सिविल इन कंपनीज का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को देखते हुए वो बैंक अपना क्रेडिट का डिसीजन लेता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो सिविल रिपोर्ट है वो किन किन की निकल सकती है, सिविल रिपोर्ट किन किन की निकल सकती है, यानी कि इंडिविजुअल्स की निकल सकती है, और इंडिविजुअल्स के अलावा किसकी निकल सकती है सिविल रिपोर्ट, ट्रस्ट की निकल सकती है, कंपनीज की निकल सकती है। यानी जिसमें भी केवाईसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मैच कर जाएगी, अगर केवाईसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मैच कर जाएगी तो उनकी केवाईसी के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट पूरे डेटाबेस में जा करके चेक कर लेती है। अगर इस केवाईसी के नाम से कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड मिल रहा है तो वो उसमें कॉमनली आ जाता है कि भाई इस आदमी ने एक लोन इंडिविजुअल ले रखा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, क्या गारंटर की रिपोर्ट भी सिविल में आती है, जो गारंटर होते हैं इनकी रिपोर्ट भी सिविल में आती है, बताएं जरा। सर आती है सर। हाँ सर, आती है, आती है सर। आती है सर। बिल्कुल आती है। यानी ये जो हमने यहाँ पे बताया कि A1 A2 जो हमने बताया, तो वहां पर हमारी बात यह है कि A1 A2 से मतलब क्या है, ये जो है बोरोवर भी हो सकते हैं या गारंटर भी, इन दोनों की ही रिपोर्ट आती है। अगर डिफॉल्ट होता है, अगर आपने कहीं गारंटी ले रखी है तो भी आपका रिकॉर्ड उसमें सिविल में आता है, ठीक है।
चलो कुछ वैसे फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात पूछूं कि ये जो कंपनी होती हैं कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं? कंपनी एक्ट 1956। बिल्कुल, एक तो ये हो गया, मतलब वो कंपनी है पहली बात। ठीक है, कंपनी के बाद इसको जो अपनी रेगुलेटरी जो फॉलो करनी पड़ती है वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो करनी पड़ती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सर। नहीं नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं, बैंकिंग कंपनी थोड़ी है कोई है। आरबीआई। रेगुलेशन का मतलब होता है कि कैसे काम करेंगी, उनके ऊपर एक बॉस कौन है, ठीक है, या लाइसेंस कौन देगा। भाई कंपनी तो मैं बना लेता हूं, कंपनी एक्ट मुझे कंपनी बनाने से नहीं रोकेगा, लेकिन मैं अपना ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा उसके लिए अलग से एक लाइसेंस चाहिए मुझे। तो वो सिविल वो देगा आरबीआई। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा लीक होने के चांस हैं। मान लिया मैंने कंपनी बना दी और सबके डेटा ले लिए और फेसबुक और उनकी तरफ व्हाट्सएप की तरफ सेल करने लग गए, तो वो नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड एक्ट कॉल्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट पास किया है। तो एक्ट पास किया तो उसमें किसी को पावर दी इसने। 2005 की बात है, तो मैंने आपसे बोलता ना 15 साल पहले, ठीक है। Soon thereafter, the RBI issued notification regarding the framework for functioning of credit information bureaus. तो ये जब एक्ट पास हुआ इसने आरबीआई को एम्पावर किया कि आप देखेंगे भाई, तो आरबीआई ने पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी और आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट कर दिया जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है कि भैया कम से कम, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, कि कम से कम एक कंपनी का आप जरूर मेंबर बनिए, एक बात। और आपने देखा होगा कि कुछ अमाउंट से बड़े लोनों के लिए कम से कम 2 क्रेडिट कंपनी की सिबिल रिक्वायर्ड है। जरा आंसर दीजिए इसको, किसी अभी तो बड़े चारों लोन। कंपनी का कंपलसरी किया है सर। किसके लिए? अभी चारों कंपनी का मेंबरशिप लेने के लिए कंपलसरी किया है। जब आरबीआई हाँ वाले हमारे यहाँ आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, हाँ। तो बोलते हैं वो चारों कंपनी का मेंबरशिप लेना जरूरी है, नॉट अ अच्छा सिंगल, नॉट। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये जो आपकी पॉइंट को हम होल्ड कर रहे हैं, यहाँ अभी जो बुक पुरानी है तो उसमें लिखा हुआ 1। अभी आपने कहा है कि चारों कंपनियों का मेंबर होना जरूरी है। कहा तो मैंने भी यही था कि चारों कंपनी का मेंबर होना है, यहाँ पे बोला था ना बैंक में चारों कंपनी का, लेकिन इसमें कभी कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं मिला है तो इसलिए हम इसको होल्ड कर रहे हैं। तो अभी कहीं आगे मिलता तो अब इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस केसेस में एक से ज्यादा कंपनियों की क्रेडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट जरूर है? सर सट्टे सर नंबर जैसे कि इसकी amount कॉर्पोरेट कितना? कार लोन लोन के दिया जा अंदर रहा यदि है। नहीं, एक अमाउंट है क्या उसका? अमाउंट है सर, एसबीआई हमारे यहाँ अमाउंट दे रखा है। एजुकेशन लोन यदि 7 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा है तो 2 कंपनियों की सिविल लेंगे। ऐसे हाउसिंग लोन 10 लाख से, अमाउंट में मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन इट इज नेसेसरी कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको 2 सिविल लेनी है, ऐसा ठीक है। डिसाइडेड है। तो मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है कि एक बार कार लोन हम ले रहे थे 3 साल पहले, तो उसमें 10 लाख से ऊपर के कार लोन के लिए उन्होंने बोला 2 जरूर चाहिए। तो ये बैंक टू बैंक पॉलिसी भी फर्क कर सकती है, ठीक है। तो एक हाई जी रिस्क सर। वाले जैसे ही लोन्स पे जाते हैं तो एक से ज्यादा सिबिल का बैंकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग वो बना रखा है, जबकि प्राइवेट बैंक की पॉलिसी अलग अलग, ठीक है। अच्छा, तो ये बात होगी। एंड और उनको जो भी कंपनी है, जो भी बैंक है, उनको एक तो मेंबर होना है और अपनी जो डिटेल्स है सारे इंडिविजुअल या एंटिटी, अब एंटिटी का मतलब क्या हुआ, वही बोला मैंने, ट्रस्ट कंपनी वगैरह जो भी कुछ है, जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेती हैं उनको रेगुलरली क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। RBI has issued authorization to 4 credit companies to operate। तो अभी RBI ने देखो ऑथराइजेशन दिया हुआ है कितनी कंपनी का, 4 का। CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बोला हुआ है, इनको एज क्रेडिट ब्यूरो कलेक्ट्स द क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक एंड अदर लेंडर, प्रिपेयर्स ए क्रेडिट हिस्ट्री, compiles credit score, and thereafter provide the information on a particular proponent to the lender for a fee। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया for a fee, यानी मुफ्त में काम नहीं करती ये कंपनियां, ठीक है।
और हर बैंक का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड से उसने फीस तय किया हुआ है। कोई बैंक 50 रुपए लेता है, कोई बैंक 100 रुपए लेता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि सिबिल जितना मांग रहा है बैंक उतना ही नहीं लेता, बैंक उससे थोड़ा सा ज्यादा लेता है। कारण क्या है, कोई बता सकता है? भाई सिबिल ने 50 रुपए मांगे बैंक से, लेकिन बैंक कस्टमर के 118 रुपए काट रहा है। ऐसा क्यों करता है बैंक, जरा बताइए तो। सर बैंक का क्योंकि मैन बैंक को पावर मेंबरशिप चार्जेस भी देना पड़ता है। जीएसटी वगैरह काटता है। नहीं सर, बैंक अगर मान लीजिए कोई GST कस्टमर, अपना नहीं सर, मार्जिन अगर कमाने के लिए सर। नहीं नहीं, सुनो सर, सुनो, GST एप्लीकेबल। बैंक का पर्पज जो है ये नहीं है कि फायदा कमाना है। बैंक एक तो सिबिल की फीस काटता है आपसे, लेकिन जो वो डेबिट क्रेडिट करते हो उसमें भी तो टाइम लगता है ना आपका, ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है वो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसीलिए बैंक थोड़ा सा वहां से ज्यादा ले लेता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय CIC हेल्प द लेंडर टू टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू डिसीजन। तो वो कहे के लिए कि क्विकली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बैंक अपना कोई डिसीजन ले पाए, उसको लोन देना हो या क्रेडिट कार्ड देना हो तो वो दे पाए। ठीक है, और उसने एक या ज्यादा से अगर ले रखा तो उसका रिपेमेंट रिकॉर्ड कैसा है, करंट बैलेंस कितना, कौन सी फैसिलिटी ली, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप देखो, मेंबरशिप टू ए CIC, तो CIC यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से, मतलब वो चारों की बात करता है। ठीक है, क्या क्या है, तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की बात आएगी तो कौन कौन लोग हैं जो उसके मेंबर। अभी देखना, मैं इसमें नया भी डेवलपमेंट, अभी कल परसों एक व्हाट्सएप में मैसेज भी वायरल हो रहा था, उसमें बैंक जितने वो मेंबर हैं, RRB बैंक में आ गए, कोऑपरेटिव बैंक भी एक तरह से बैंक में आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कंपनी engaged in the business of credit card and other similar card, and companies dealing with distribution of credit to any other manner, any other institution which the Reserve Bank may specify time to time for this purpose. Insurance companies, कंपनी, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी का भी आ गया नाम यहाँ पे, कंपनीज प्रोवाइड सेलुलर और टेलीफोन सर्विस, इनका नाम भी आ गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी इसको एक्सेस कर सकती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी एक्सेस कर सकती है, और आजकल क्या है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, अगर वो बैंक के खुद हैं या आउटसोर्स हैं, तो उनको भी अथॉरिटी दे दी है कि आप भी कैंडिडेट की वो निकाल सकते हैं। अभी कोई 150 किसी बैंक का एग्जांपल चल रहा है, 150 PO सिलेक्ट हुए, उसमें से 53 शायद रिजेक्ट हो गए कि उनकी सिविल क्या थी, डिफॉल्ट थी। सिविल क्या थी, उनकी सिविल डिफॉल्ट थी, क्योंकि एजुकेशन लोन लिया हुआ, नहीं दे पाए होंगे, राइट ऑफ हुआ, सेटल हुआ, जो भी कुछ हुआ। ठीक है, तो ये सब उसके मेंबर हो गए हैं। आने वाले समय में जो किराएदार होगा वो भी आपको किराया देने से पहले आपकी सिविल देख लेगा, कहेगा कि भैया देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। अब आ जाइए, सबसे पहली जो कंपनी है सिविल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी की बात कर रहे हैं, और ये कंपनी कब हुई है इनकॉर्पोरेटेड, 2000 में। एक्ट हमारा कब आया, 2005 में। अब इसको जरा समझ लीजिएगा। देखिए, ये पैटर्न आया बाहर से। सिबिल जो कंपनी है, इसका एसोसिएशन किस कंपनी के साथ है, सिबिल का एसोसिएशन किस कंपनी के साथ है, ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन के साथ है। वेरी गुड। तो ट्रांस यूनियन जो है ये बाहर की कंपनी है, ट्रांस यूनियन कंपनी बाहर की है, और ये विदेशों में, फॉरेन कंट्री में ये प्रैक्टिस पहले से चल रही थी। तो ट्रांस यूनियन ने यहाँ पे इंडिया में ये जो सिबिल का एस्टेब्लिशमेंट किया, और इसने सारी वो प्रैक्टिसेस चालू कर दी। एक्ट कब आया इंडिया में इन चीजों का, 2005 में आया एक्ट। एक्ट क्यों आता है, एक्ट को प्रॉपरली किसी चीज को बहुत स्टैट्यूटरी फॉर्म में लाने के लिए, नियम कायदे कानून से चलाने के लिए एक्ट आता है। तो कई सारी चीजें एक्ट से नहीं चलती थी पहले, तो जब वो ज्यादा फैलने लग गई, रेगुलेशन की जरूरत पड़ी, तो वो एक्ट आ जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिद्दीकी कमेटी, सिद्दीकी कमेटी ने एक अपनी रिकमेंडेशन दी थी।
इट कमेंस्ड कॉमर्शियल ब्यूरो ऑपरेशन और मई 2004 में। बन गया था कब? 2000 में एस्टेब्लिश करी और इसने क्या करा, 2004 में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इट प्रिपेयर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू इंडिविजुअल एज वेल एज द कॉर्पोरेट एंटिटी, सबका करेगी। और सिविल ओन्ड बाय, देखो ये नाम आ गया क्या, ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल। अगर आप सिविल रिपोर्ट देखोगे तो सिविल रिपोर्ट के ऊपर सिविल का जो लोगो है उसके बगल में लिखा ट्रांस यूनियन क्रेडिट ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। और एक तो ये हो गया इसमें ट्रांस यूनियन हो गया, प्लस 3 नॉन बैंकिंग कंपनीज हो गई, एनबीएफसी हो गई, 3 एनबीएफसी हो गई और 10 कॉमर्शियल बैंक हो गए। 10 तो बैंक हो गए और 3 क्या हो गए, एनबीएफसी। इन्होंने मिल करके सिविल को फॉर्म किया था, ठीक है। और ये मेंबर वगैरह नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि मेंबर तो अब जो है बहुत ज्यादा हो गए, ठीक। आगे क्या बोलता है, इसका जो स्कोर होता है, अभी हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, उसका नाम है सिविल। हम चारों कंपनियों की बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं सिविल की बात, ठीक है। क्रेडिट स्कोर गिव्स एन इंडिकेशन, क्या क्या चीज देता है, उसने बोला प्रोपेंसिटी टू पे, बोरोवर की प्रोपेंसिटी टू पे मतलब उसका कितना पेमेंट करने की चांसेस है, और उसी के बेस पे वो डिसीजन लेता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, बैंकों ने सम लेंडर अपने बेंचमार्क डिसाइड किए कि भाई इस स्कोर को हम देना है और इस स्कोर पे ये रेट रखना है, इस स्कोर पे ये रेट रखना है, ऐसे करके उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, ठीक है। बाकी ये पॉइंट तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलो अभी एक आध सिविल को हम दिखा भी देंगे उसमें, ठीक है। अब बात आती है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। अब ये दूसरी कंपनी आ गई एक्सपीरियंस, तो हमने बताया था एक तो है सिविल, एक है एक्सपीरियन, एक है हाईमार्क, और फोर्थ कौन सी थी, इक्विफैक्स। इक्विफैक्स, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियन का बोलते हैं कि एक्सपीरियंस और हाई मार्क की रिपोर्ट जो है वो काफी लोग कंसीडर करते हैं जब काफी ज्यादा रिस्की लोन्स पे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, अब उन्होंने तो एक कंपनी ट्रांस यूनियन ने बना ली, अब ये जो कंपनी बनी इसमें देखिए कौन लोग हैं, 7 लीडिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक्सिस बैंक, यूबीआई, पीएनबी, फेडरल, इंडियन बैंक, सुंदरम फाइनेंस, मैग्ना फिनकॉम। तो ये क्या है, इसमें बैंक भी शामिल है और एनबीएफसी भी शामिल है, ठीक है। और इन्होंने ऐसे करके दूसरी जो सिविल की मोनोपोली को तोड़ने के लिए 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया। 2010 में जब ये एस्टेब्लिश हुई, 2010 में और भी एस्टेब्लिश हुई, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसके एक्सपीरियंस के बारे में एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसका एक टूल है जिसका नाम है हंटर। तो इन्होंने अपना एक हंटर टूल लॉन्च किया हुआ है जिसमें वो फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विफैक्स। तो इक्विफैक्स भी देखिए 2000 वो सितंबर में हुई थी, वो अगस्त में हुई थी, ये कब हुई, इसने ऑपरेशन कब किया, सितंबर में 2010 में, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एक तो कुछ ग्लोबल प्लेयर है और कुछ बैंक्स हैं। तो क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रेलिगेयर, सुंदरम, कोटक, तो इन्होंने मिलकर किया था। आरबीआई ग्रांटेड द लाइसेंस हो गया, मेंबर्स वगैरह कोई डायनामिक है इसमें, कोई वो जरूरी नहीं है इसका, ठीक है। इक्विफैक्स हैज वर्कड इन द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क थ्रू दिस अ माइक्रो फाइनेंस ब्यूरो हैव बीन सेट अप इट नाउ। अब इसमें क्या है, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, जो छोटे छोटे लोन्स देते हैं 35,000, 40,000, 20,000 के, उनके रिकॉर्ड के लिए स्पेशल काम किया, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स कैन मैनेज देयर रिस्क इन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस थ्रू द इक्विफैक्स सॉल्यूशन। तो इक्विफैक्स सॉल्यूशन के लिए इनका जो एक्सपर्ट किसमें आ गया, माइक्रो फाइनेंस में आ गया, ठीक है। मेंबर्स बैंक कैन कम टू नो through this services if any one of their clients open a new account or apply for a new credit line, तो वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे। if the client default the company inform the all member bank। अब ये देखो यहाँ पर भी है कि ये कह रहा है कि एक अगर डिफॉल्ट करता है किसी कंपनी के साथ, तो वो क्या करती है, वो ऑल अदर मेंबर बैंक को, वो कंपनी जो है जितने भी उसके मेंबर बैंक है सबको इन्फॉर्म करती है। दिस सर्विस हेल्प बैंक इन बेटर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अगला आ गया हमारा
हाई मार्क। हाई मार्क, इसका नाम हाई मार्क क्लिफ है, हाई मार्क क्लिफ। तो इसमें क्या है, ये जॉइंट वेंचर किनका है, एसबीआई का, पीएनबी का, सिटी बैंक का, सिडबी। और ये जो नाम लिखा हुआ, ये नाम बता सकते हैं, इस नाम को आजकल काफी एड वगैरह में आ रहा है। इनकी अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है, एडलवीज, ठीक है, एन श्रीराम सिटी। इट रिसीव द सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नवंबर। तो देखिए, एक आई अगस्त में, एक आई सितंबर में, एक आई नवंबर में, ठीक है। और जो पहली वाली थी सिविल, वो तो आई आपकी 2000 में। सिविल तो बहुत पुराने उसमें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हाईमार्क हैज डेटाबेस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू टियर 3 एंड टियर 4 सिटी टाउन। तो हाई मार्क किसके लिए बोला, टियर 3 और टियर 4 सिटीज के टाउन के लिए जो डेटा थे उनके लिए। दिस डेटाबेस इज द इमेंस यूज ऑफ बैंकर एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एज द डेटा पर्टेन टू द वास्ट अनटैप्ड मार्केट। अब यहाँ पे पॉइंट है, बेसिक पॉइंट डिस्कस तो करें हैं, लेकिन हम टेक्स्ट में देख लेते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर में क्या फर्क है, क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट हिस्ट्री में क्या 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 इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं कि उसने कौन कौन सी फैसिलिटी अवेल्ड करी है, कौन कौन से बैंकों से करी है, रिपेमेंट कैसा है, आज का बैलेंस क्या है सारी फैसिलिटी में, और कौन कौन सी न्यू क्रेडिट फैसिलिटी जो अभी ली है उसने, कितनी इंक्वायरी करी है, और रिपेमेंट डिफॉल्ट ड्यूज क्या है, सूट फाइल, जितना मैंने बात बताई थी वो पूरा पैराग्राफ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर की बात करेंगे तो हिस्ट्री में तो इतनी बातें आ गई, स्कोर की बात है, एक ये नंबर है, इज अ नंबर स्टैटिस्टिकली जनरेटेड विच इंडिकेट। अब स्टैटिस्टिकली का मतलब क्या है, जैसे किसी का रिपेमेंट प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, एक पॉइंट। अब किसी का रिपेमेंट प्रोग्राम एक इधर आया और दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, फिर चलता रहा। तीसरा क्या है, एक आया फिर नहीं आया, एक आया फिर नहीं आया, एक आया फिर नहीं आया। तो ये तीनों चीजों के स्टैटिक्स अलग अलग है। ये तो बिल्कुल ओके है, ये क्या है, थोड़ा डिफॉल्ट है, ये रेगुलर डिफॉल्ट है। या ऐसा हो सकता है किसी का 3 बार डिफॉल्ट हो, उसके बाद कभी भी खराब नहीं हुआ, तो किसी रीजन से हो सकता है। तो वो जो है स्टैटिस्टिकल जनरेटेड है, indicate credit worthiness of an individual. It indicates the probability that a person will be able to repay or not. तो इस इन बेसिस पे हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल के बताता है कि इसका अगर कम पेमेंट करने की गुंजाइश होगी तो उसका जो स्कोर दे देगा, पता लगा 400 दे देगा, बिल्कुल एक्सीलेंट है तो 850 दे देगा। क्लास में यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, किसी का स्कोर जो सिविल का है 900 है? नहीं है सर किसी का भी। मैंने तो आज तक देखा नहीं, आपने देखा कहीं बैंक में? नहीं देखा सर, आज तक नहीं देखा। 800 से 850 तक भी देखा हुआ, 856 भी देखा हुआ मैंने तो, लेकिन 800 मुश्किल होता है। 850 था सर मेरा। 850, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 856 तक तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन 856 के बाद जो है पता नहीं क्या क्या स्पेशल क्राइटेरिया रखते होंगे वो, ठीक है। -1 का क्या मतलब होता है स्कोर में सर? किसका सर सिविल स्कोर माइनस में जो होता है -1 उसका? अच्छा ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो कई बार क्या आता है इसमें -1 आ जाता है। -1 का मतलब नो क्रेडिट हिस्ट्री। अब मान लिया आपने कभी आज तक लोन लिया ही नहीं, ना इंक्वायरी करी, ना कुछ किया, और आज पहली बार बैंक लोन लेने पहुंच गए, तो उसका तो सिविल और रिकॉर्ड होगा ही नहीं कोई भी। तो जब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो उसका पहली बार जब रिकॉर्ड जनरेट होगा तो वो -1 करके देता है। अच्छा +1 क्या होता है? हाँ बोलिए सर। एक केस आया था, उसका सेविंग में था, एक लोन दिख रहा था, बट उसकी सिविल -1 आ रही थी। सेविंग में लोन दिख रहा था? हाँ, जो अपन सेविंग अकाउंट से सर्च करते हैं तो उसमें उसका पर्सनल लोन दिख रहा था। हाँ। बट सिविल जब निकाली 2, 3 बार, 4 बार निकाली, गैप करके निकाला, तब भी उसका -1 ही आया। तो कंपनी चेंज करनी थी क्या? हाँ ये मैंने भी जो है पहली बार केस सुना ऐसा कि कोई रिकॉर्ड है और फिर भी जो है उसमें ऐसे आ रहा है।
सर होता है ऐसा, क्या हाँ है सर, ना, कभी सिस्टम कभी KYC होता है। अपडेशन की नहीं वजह से होगा होता ना है उसका ऐसा सर। डाटा, तो एरर अच्छा, दिखा देता है, फिर वो नहीं लेगा वहाँ सिविल वाला, अपडेट सर नहीं ऐसा करता तो नहीं बैंक ने उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी कंपनी से, हाँ, जैसा कि बैंक में आपने अभी अगर बताया। सीडीएस में डाटा ठीक नहीं है तो फिर वो दिक्कत आता है। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं, क्या उसका पर्सनल लोन था लेकिन सिविल में नहीं आ रहा था, ये कह रही हैं आप? यस सर, अरे ऐसा तो बहुत -1 होता आता है, है क्या? ऐसा तो बहुत -1 आ होता रहा है। था सर। अच्छा, सुनो होता है। सुनो, चलो चलो साइलेंट हो जाओ, बताता हूँ। ऐसा तो बहुत होता है, मैं उसका एक रीजन और बताता हूँ। कई कई बैंकों के अपडेट ना सिविल में 6-6 महीने में हो रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ नवंबर में, और अभी तक वो नहीं आया है सिविल में। पीएनबी हाउसिंग से लिया है मैंने लोन, अभी तक नहीं आया सिविल में, पता नहीं क्या हो रहा हो। सर मेरी बताऊं सर, मेरा एक अकाउंट है वो सूट फाइल में आ रहा है, जबकि वो रेगुलर रिपेमेंट आ रहा है खुद मेरा। हाँ हाँ, तो उसके लिए तो एक केस मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने चिट्ठी लिखी जो वो हटा दिया था बाद में, लेकिन बहुत परेशान करते हैं वो, मतलब हाँ बहुत आसान नहीं है सिविल से करेक्शन करवाना। बिल्कुल। इसके लिए 500 रुपए तो मैंने इक्विफिक्स वालों से जो जनरेट करने के लिए उन्होंने सिविल, तब मैं अभी भेजा हूँ, अभी तक हटा नहीं है। हाँ, तो यही तो है, ये इसके लिए आरबीआई की रेगुलेशन होनी चाहिए कि अगर कोई मिस्टेक से कोई चीज कर रखी है किसी ने, उसका पेनल्टी लगना चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन कोई देखता तो है नहीं कुछ। चलो ठीक है, चलो। अच्छा, कोई मुझे बताया किसी का +1 स्कोर भी आता है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा। +1 स्कोर के बारे में पता नहीं, कहीं मैं बात कर रहा था, हाई रिस्क वाले अकाउंट को +1 स्कोर देता है, पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना? नहीं सर। चलो इस पे अभी जीरो मैं वाला क्वेरी सर, कर, है जीरो वाला। जीरो नहीं आता है। क्यों नहीं आता बताएं? क्योंकि हाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रेडिट जो सिविल स्कोर देता है वो 300 से 900 देता है, मतलब जीरो भी देना होगा तो 300 तो देगा ही देगा समझे? लीस्ट स्कोर जो है वो 300 देता है, लीस्ट स्कोर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक ठीक है, तो ये जो चीजें थी सिविल में थी, और सिविल की रिपोर्ट तो सबने देखी। अच्छा, एक चीज और होती है कि जब आप सिविल देखते हैं तो कई बार आप देखना कि उसमें सारे वो नहीं देता है, बैंक के अकाउंट नंबर नहीं देता है, मतलब वो ऐसे कुछ करके देगा XXXX39, या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नॉट डिस्क्लोज। ऐसा क्यों करता हो? ताकि ये सिक्योरिटी पता के लिए। नहीं, नहीं सर, आई थिंक ये पता नहीं चले कि इन्होंने इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है। हाँ, उसमें क्या है देखो, जो लोग आप लोग यदि मेंबर है ना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के, उनकी मेंबरशिप की भी अलग अलग फीस होती है। एक ने कहा मुझे कॉम्प्रिहेंसिव मेंबरशिप चाहिए, एक ने कहा मुझे तो सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड चाहिए, एक ने कहा मुझे तो सिर्फ डिफॉल्ट रिकॉर्ड चाहिए, बस अच्छे वाले का तो चाहिए ही नहीं मुझको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी मेंबरशिप दे रखी है, और इसीलिए हर बैंक की जो सिविल के चार्जेज वो भी अलग अलग है। किसी बैंक में 50 रुपए काटते हैं, किसी में 118 काटते हैं, किसी में 400 समथिंग काटते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक, तो ये भी अपना थोड़ा सा एक एरियाज है जिसके अकॉर्डिंग वो जो ये डिटेल्ड है, डिटेल्ड में। अच्छा, किसी के भी बैंक में क्या किसी भी कस्टमर के पूरा अकाउंट नंबर की डिटेल आती है क्या? ये सर हमारे बैंक में आती है सर। पूरा, और नहीं कहाँ सर, से लिया ये भी आता है? मुझे ऐसा लगता है ये सर नहीं, उसका कहाँ अकाउंट से नंबर लिया निकलता है हुआ नहीं आता है, आता है कैसे सर, अकाउंट नंबर है और इस बैंक अच्छा, का। अपने बैंक से लिया हुआ पूरा अकाउंट नंबर आता है सर। नहीं वो हाँ तो समझ सारे गया, वो तो बैंकों बस। में यही शायद यही होता है हाँ सर, सर। जिस बैंक से लिया है यदि वो निकालते हैं तो उसका अकाउंट नंबर आएगा, दूसरा आएगा तो फिर वो XX के साथ आएगा। दूसरा नहीं आता, अपनी अच्छा, नहीं बैंक सर, दूसरा से ही नहीं आता, आता है। मतलब अपना ही अपना आता है, हमारे यहाँ पे चलो। कस्टमर आया था अपना सिविल अपना। के लाके किसी दूसरे बैंक से, उसमें हमारे बैंक का हाँ, नंबर आया था। क्या था उसका? सर उसका पूरा हमारा बैंक का अकाउंट नंबर भी आया था, उसने HDFC से निकलाया था शायद, लेकिन हमारे बैंक के अकाउंट नंबर भी आया था उसके साथ। हाँ ये अच्छा, फिर मतलब गलती हो सकती है। नहीं नहीं, गलती नहीं, नहीं नहीं, ये गलती नहीं है, तो सब कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें गलती नहीं होगा। वो वही मैं बता तो रहा हूँ कि वो किस कौन से लेवल की मेंबरशिप उन्होंने ले रखी होगी। उन्होंने कहा हाँ नहीं, ये हमें भी तो हो पूरा अकाउंट नंबर भी चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों उन्हें चाहिए होगा अकाउंट नंबर। जैसे वो ये कहता होगा कि साहब मैंने एक अकाउंट नंबर, एक लोन ले रखा है,
एक लोन एचडीएफसी से ले रखा, दूसरा लोन एसबीआई से ले रखा, मान लिया 2 लोन ले रखे हैं, और जब सिविल में निकल के आता होगा तो ऐसे करके आता होगा, एक्स नहीं पता होता होगा, तो वो ये जस्टिफाइड करना चाहते हैं कि ये जो एचडीएफसी से ले रखा वो ये वाला अकाउंट है, और जो एसबीआई से ले रखा वो ये वाला अकाउंट, मतलब प्योरली पूरी इंफॉर्मेशन, और उसके अकाउंट स्टेटमेंट से उसका अकाउंट नंबर वो मैच कर लेते होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एचडीएफसी से उसने 3 अकाउंट ले रखे हैं और केवल सिविल में एक ही अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो इसलिए वो पूरी चीजें लेते हो। तो वही मैंने बताया ना, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये था सिविल का था। जो सीआईबी वाले स्टूडेंट्स है वो अपने बुक को खोल के देखें, उसमें सिविल का एक टॉपिक है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स, देखो हर चीज का 1-2 मार्क्स है, जितनी छोटी यूनिट्स हैं उनका सबका 1-2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स करके आपका जो है ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सिविल वाला टॉपिक था। इसमें सिविल में और कुछ किसी को पूछना है? सर जो भी आपने स्टार्टिंग में बताया 4 कंपनीज जो सिविल की 1 बाय 1 आई हैं मार्केट में, हाँ, तो उसका रीजन क्या रहा, मतलब कंपटीशन पर्पस से रहा या हाँ, फैसिलिटी देने? हाँ, इसमें देखो ऐसा है ना, एक तो ये रहा कि जो भी कंपनी पहले सिविल चलती थी तो उसकी मोनोपोली बहुत हो गई थी। फिर जब और कंपनियां आई, और कंपनी आने से क्या हुआ कि लोगों ने सिविल से ज्यादा किसी का अच्छा काम है तो उसको मेंबर बना लिया, तो सिविल को कोई भी चीज ऐसी अब नहीं रखनी पड़, जैसे सिविल के में ग्रीवांस डालो तो उनका मेल तो तुरंत आ ही जाता है, तुरंत एकदम, भले वो काम देर से करें। तो ऐसी और कंपनी अगर अच्छा करेंगी तो कल को लगेगा कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही, तो जो लेंडर बैंक है वो भी उसी कंपनी को लेना शुरू कर देंगे, उसी कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिससे उन्हें अच्छी रिपोर्ट मिल रही हो। सर इसमें टाइप से और कोई लोन होंगे? किसमें? जैसे स्टाफ लोन में सिविल की जरूरत नहीं होती है, उस टाइप से और कोई लोन होंगे जिसमें सिविल की जरूरत ना पड़े? सर होती है, स्टाफ लोन में भी सिविल देखते हैं सर। मेरे बैंक में तो नहीं होते हैं। नहीं, सुनो मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, इसमें डिबेट की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, ये कई बैंकों की भी पॉलिसी है, कुछ बैंक की पॉलिसी में स्टाफ लोन को भी सिविल देखना है, कई बैंक की पॉलिसी में स्टाफ लोन में नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं है, और कौन से लोन में नहीं देखा जाता ऐसा कुछ भी नहीं है, सिविल सब में देख सकते हैं आप, सिविल सब में देख सकते हैं, क्योंकि आपको उसके क्रेडिट डिसिप्लिन के बारे में पता करना है, तो इसलिए आप उसको वो मतलब वो नहीं कर सकते कि किसको आप छोड़ेंगे किसको नहीं दे छोड़ेंगे। ये सामने स्क्रीन पर मैं एक सिविल रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर सिविल की बार बार इंक्वायरी करने से भी क्रेडिट स्कोर कम होता है क्या? ऐसा कहते हैं, लेकिन मैंने सिविल का वो पढ़ा था, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सिविल की बार बार इंक्वायरी से आपको जो है आपके वो कम हो जा रहे हैं करके मार्क्स। लेकिन होता है सर, होता है। आपने बताया ना सर स्टार्टिंग स्कोर में कम हो बताया जाता है सर, बार बार देखने से स्कोर कम होता है सर। सर आपने बताया स्टार्टिंग में कि लोन लेंगे, नहीं, मैंने ये बताया उसकी क्रेडिट इंक्वायरी मिलती है। हाँ, वो इंडिविजुअल और कमर्शियल की प्रोसेस सारी है ना सिविल की, इंडिविजुअल एंड कमर्शियल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बार बार इंक्वायरी करने से ये पता लग जाता है कि ये आदमी 3 बैंकों में और इंक्वायरी कर रहा है, तो हमसे भी ले लेगा उनसे भी ले लेगा एक ही चीज के लिए लोन। इट अफेक्ट द क्रेडिट स्कोर सर, जितनी ज्यादा इंक्वायरी करोगे उतना क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करेगा, उनको भी करेगा ना। बिल्कुल सर, ठीक है सर। कभी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड भी डिफॉल्ट कर लेता है तो पता नहीं लग पाता सिविल में किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड लिया है उसने, तो इसको कोई जानने का तरीका है कि किसका क्रेडिट कार्ड? नहीं, तो आपके पास क्या उसकी लोन एप्लीकेशन आई है उस बंदे की क्या? यस सर, पर उसने क्या क्रेडिट कार्ड को राइट ऑफ करवा रखा है, पता नहीं लग रहा है किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है। वो कह रहा है मुझे पता नहीं, 10-12 साल पहले लिया था मैंने। नहीं, तो उससे बोलो भैया हम लोन नहीं देंगे, पहले बता कहाँ से लिया था। सिविल में सर कि मुझे याद ही नहीं है, पर हम लोगों ने मेल भी किया सिविल को, लेकिन रिप्लाई नहीं आया किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड था। हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी होगी ना, आपकी मेंबरशिप उस तरह वाली नहीं होगी, क्योंकि सिविल में क्रेडिट कार्ड का जो है डिटेल नहीं आता। जब हमने भी हाउसिंग लोन लिया था तो उन्होंने बोला था क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी के, तो हमने स्टेटमेंट दिया था उनको,
उसमें एक्स करके आया था, वो डिस्क्लोज नहीं था, नॉट डिस्क्लोज आ रहा था लिखा हुआ। यस सर यही था। हाँ, तो वो पता नहीं डिपेंड करता होगा बैंक में। सर इंडिविजुअल एंड कमर्शियल जो है, इंडिविजुअल का और कमर्शियल का या अलग अलग तरीके से सिविल बनता है क्या? हाँ बिल्कुल, कंपनी का सिविल अलग बनता है। कंपनी के सिविल में जो आपके डायरेक्टर हैं, जो जो लोग रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनकी भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जाती है उसमें। दोनों के आईडी पासवर्ड भी अलग अलग होते हैं सर हाँ, निकालने। फिर वो जब कंपनी के सिविल निकालता है तो उसके इंडिविजुअल पे भी अटैक करता है, मतलब उसकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को भी दिखाता है। और ये यही कंपनियां कमर्शियल की भी देती है और इंडिविजुअल के भी सिविल निकाल देती है? हाँ, यही कंपनियां, बिल्कुल यही कंपनियां। सर यदि एक बार सिविल खराब हो गया किसी का, इसी को हाँ। सुधार सकता है सर? बहुत सुधार सकते हैं, मैंने सुधारी अपनी सिविल। ऐसा सर उसका क्या जो भी बैड लोन है वो जमा करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा था ना, मैं बताता हूँ आपको। 2005 में मेरा एक क्रेडिट कार्ड सेटल हुआ था 13,000 रुपए में, 2005 में। तो वो स्टेटमेंट नहीं आते थे, वो हर महीने 2,000 रुपए का पेनल्टी लग के मेरा हो गया था। तो सेटल किया था, तो उसमें सेटल आता था लिखा हुआ। तो आईसीसी बैंक का था क्रेडिट कार्ड, तो मैंने आईसीसी बैंक को मेल किया, तो उन्होंने 18,000 रुपए का, मैंने पूरा 18,000 रुपए पेमेंट कर दिया। तो वहां से वो जो राइट ऑफ लिखा था वो हट गया, क्लोज हो गया। उससे 22-23 नंबर का फर्क पड़ा मुझे, मतलब सिविल में। तो लेकिन वो हटेगा तभी जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे उनका। आप कंपनी से पूछिए, पूरा पेमेंट आप कर दीजिए तो आपका राइट ऑफ हट जाएगा, क्योंकि वो कंपनी को पूरा पैसा मिल गया ना। कंपनी को पूरा पैसा मिल जाएगा, बैंकिंग कंपनी को, तो वो उस कंडीशन में आपका वो सारा कुछ वहां से हटा देगी और उससे इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट रातों रात नहीं आएगा, क्योंकि ये अपडेशन में बहुत समय लगा देते हैं, 4-4 महीने लगा देते हैं अपडेट करने में। ठीक है, और बाकी जो है, अगर आपको सिविल रिपोर्ट अच्छी करनी है तो लोन हमेशा लिए हुए रखें, लेकिन उसका रिपेमेंट प्रॉपर करें। मतलब लोन लिए रखेंगे तभी तो सिविल वाला भी समझेगा कि हाँ जी, इनका जो है रिकॉर्ड सही करके चला के चलो। अब जब आपने लोन ही नहीं लिया तो सिविल वाला क्या करेगा? ठीक है ना। चलो, अब देखिए, ये मैं दिखा रहा था आपको रिपोर्ट दिख रही है। हाँ, तो इस तरह वो स्कोर बताता है। और इस स्कोर के अलावा एक चीज आपने देखी होगी, इसमें लेवल आते हैं कि इतने से इतने स्कोर तक इतने % डिफॉल्ट हैं, इतने से इतने स्कोर कर, वो कलरफुल लाइन आती है ना इसकी सिविल की ना, तो उसमें वो बताता है कि किस रेंज में आप हैं, तो उससे भी आपका अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी स्कोर कौन सी मानते हैं बैंक आजकल? बैंक कौन सी स्कोर को? 650 के अबव, 700 के ऊपर, 700 प्लस, 700 के ऊपर, 700 प्लस। देखो, 650 से ऊपर तो बैंक लोन देने को तैयार होते हैं, लेकिन अच्छी कौन सी मानते हैं? अच्छी 700 मानते हैं। 700 से ऊपर वो जल्दी तैयार होते हैं, और 800 प्लस बहुत जल्दी तैयार होते हैं। 726 में सर रिबेट भी देते हैं कुछ इंटरेस्ट। 726 का आपके यहाँ पे? अच्छा, कई बैंकों में 800 पे रिबेट है, कई बैंकों में क्या है, सिविल स्कोर देखते ही नहीं। जैसे एनबीएफसी सिविल स्कोर ज्यादा नहीं देखती है, वो जो है 600 वाले को भी दे देंगी, क्योंकि उनका आधार कार्ड से भी दे देते हैं सर। नहीं, वो आधार कार्ड से देते हैं, लेकिन वो माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, मतलब छोटे लोन होंगे फिर वो। सर ऐसा कुछ है कि सर सिबिल स्कोर जिसका अच्छा है उसका हाउसिंग लोन पर कुछ % कम मिलेगा इंटरेस्ट? हाँ, बैंकों की पॉलिसी है ना। तो बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बैंकों ने सिविल बेस बना दी है। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनको 10% 0.10 कम मिल रहा है। नहीं बोल रहा हूँ सर, अदर लोग। हाँ, अदर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल है, ये तो मैंने देखा हुआ है। और कई जो बैंक में भी आप लोग लाइव क्लास ले रहे हो, बोलिए भाई, किसी ने अगर करा है तो। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में है सर। सर मैंने भी सर पर्सनल लोन लिया था, तो सर 1% का मुझे रिबेट मिला था, कम मिला था मुझे। हाँ, कम हो गया है वो। स्टेट बैंक में भी है सर, कार लोन पे भी है सब लोग। हाँ, स्टेट बैंक में भी है। स्टेट बैंक में है सर, कई बैंकों। तो चलिए, ये सिविल की बात हम यहाँ पे वो करते हैं, खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनियन बैंक में भी है सर। हाँ ठीक है, ये बात कॉमन हो गई कि कई बैंकों में है। और अब हम चलते हैं, कई सारे बैंकों ने अभी क्या कर दिया है
ये सिबिल को मतलब थोड़ा सा एक क्विक तो कर दिया, लेकिन मेरा एक इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि केवल सिबिल ही नहीं, कई सारे और पॉइंट भी हैं कि सिबिल के अलावा, जैसे सिबिल मान लिया गड़बड़ है और सिबिल ने कोई गलती कर रखी है और बोरोवर आपका जस्टिफाइड करता है किसी बात को, तो आप सिबिल की कुछ पॉइंट को नकार सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। सिबिल में आ रहा है कि इसका जो है 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और एनपीए चल रहा है अकाउंट, और वो आपको क्लोजिंग का स्टेटमेंट लाके दे रहा है, तो आप मान सकते हैं कि वहां अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में कई बार आप वो कर सकते हैं। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, हम लोग के यहाँ होता है कि जैसे किसी का अपने यहाँ लोन है, खाता मान लीजिए किसी, जैसे कोरोना पीरियड में काफी सीसी लिमिट खराब हुए, तो ये हुआ कि कुछ खाते एनपीए में भी चले गए, सिविल स्कोर कम हो गया, तो ये कहा गया कि चलिए ठीक है, उनका सिविल स्कोर कम हुआ इस वजह से, कोरोना पीरियड की वजह से, तो उनका स्पेशल उस पे कमेंट लगा के सिविल पे आप उनको लोन जो है कर सकते हैं फिर दोबारा। आरबीआई गाइडलाइन भी आती है कई बार, आरबीआई गाइडलाइन आती है। जैसे यहाँ केदारनाथ में आपदा आई थी तो उनका सिविल रिकॉर्ड तो खराब हो ही गया सबका, लेकिन बैंक दिया, डिफॉल्ट के बाद भी दिया लोन उनको। ठीक है, तो कर सकते हैं, वो तो बैंक की पॉलिसी है, आरबीआई की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। क्लियर हो गया? चलो, अब इस मामले में बिल्कुल हम साइलेंट हो जाते हैं सिविल या क्रेडिट कंपनी के मामले में। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, टॉपिक का नाम है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर डेट कलेक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसी टॉपिक के आगे हम बढ़ेंगे, और उसमें जो हमारा बीसीएसबीआई वाला नाम का टॉपिक है वो भी आगे आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर डेट कलेक्शन। तो डेट कलेक्शन से मतलब क्या है कि जितनी भी कंपनी हमारी लोन देती हैं, लेंडर कंपनी है, तो वो अपने लोन को रिकवर भी करती हैं, और लोन को जब वो रिकवर करती है तो रिकवर करते समय कुछ ऐसे काम कर जाती हैं जो फेयर प्रैक्टिस कोड में नहीं आता। यानी जब प्राइवेट बैंकों ने लोन की रिकवरी शुरू करी थी तो 4 लोग घर पहुंच जाते थे, हल्ला मचाने लग जाते थे, कल को जमा कर देना, तो आदमी सोचता बिल्कुल हैरेस हो जाता था। वो किस परेशानी से नहीं कर पा रहा वो एक अलग बात थी। तो उसके लिए क्या है कि डेट कलेक्शन के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड बनाया, कोड का मतलब रूल बनाए। क्या है पहला पॉइंट? डिमांड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी लॉ। तो एक ये बात आई कि भाई एक ऐसा लेंडर्स की भी लायबिलिटी का एक लॉ आए। तो इसमें क्या होता है कि एक तो जो सरफेसी आया 2002 में, द एक्ट अलाउड बैंक्स टू टेक पोजीशन ऑफ द एसेट बाय टू डिफॉल्टिंग कंपनीज विदाउट गोइंग थ्रू द कम्बरसम लीगल प्रोसेस। तो सरफेसी की जब हम क्लास ली थी भाई, ये सारी प्रोसेस वहां से हट गए। In many countries, banks are maintained in law to respect the rights and interests of the borrower. अब देखो यहाँ पे सरफेसी को पावर दी गई, लेकिन कई कंट्री में क्या है कि जो आपके mandated by law to respect the rights and interests of the borrower, depositors and other customer, तो इनके लिए भी बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रांगली पिच्ड फॉर ए लेंडर लायबिलिटी लॉ। इसी रीजन से एक बहुत बड़ा लॉ लाने की बात करी, जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो मिसयूज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन लॉ। तो जैसे सरफेसी का कोई मिसयूज कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो ऐसे या कोई एजेंसी कलेक्शन है तो इनका यूज कर रहा है, इनके लिए क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड सच डिमांड बट आस्क्ड आरबीआई टू लुक इनटू द मैटर। आरबीआई बैंक ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हमको नहीं लाएंगे ऐसा, लेकिन आरबीआई ने कहा भाई देखो, लेकिन फिर भी ये वाली चीज के लिए आरबीआई को बोला कि आप देखिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ लेंडर्स लायबिलिटी लॉ कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई in consultation with the government and some bank and financial institution finalize a set of codes called the fair practice code for lenders and advise bank to adopt the guideline। तो वो जो है ये वाले फेयर प्रैक्टिस कोड जो है इंप्लीमेंट हुए, उसमें all the banks of India have framed their own set of fair practices code as per the guideline and the implemented of। तो नवंबर 2003 में ये आया। अब इसकी जनरल गाइडलाइन क्या थी देखो,
जनरल गाइडलाइन में पहली बात आती है एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग। देखो आपने देखा होगा कि नेशनलाइज्ड बैंक वाले अपनी एप्लीकेशन देते हैं, कहते हैं भर के ले आओ। अब 5-7 दिन तो बोरोवर को भरने में ही लग जाते हैं, समझ में नहीं आती ना टर्मिनोलॉजी। प्राइवेट बैंक वाले कोई एप्लीकेशन नहीं देते आपको, आपका लोन होगा या नहीं होगा डिसाइड करते हैं, होगा तो यहाँ साइन कर दो और 24 घंटे में पैसा खाते में। वो उसमें क्या भर रहे हैं उनको पता, आपको नहीं पता। बेसिक चीजें आपसे पूछ लेते हैं, आपसे साइन करा लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक हैरेसमेंट है। पता लगा कि उसमें कॉलम लिखे हुए कि आप मेरा जो लोन दे रहे हैं उसमें इतनी प्रोसेसिंग फी के साथ मेरा इंश्योरेंस भी कर दीजिए, अगर मेरा चेक बाउंस होगा तो इतने रुपए 500 रुपीज लगा दीजिएगा, ठीक है, अगर मैं प्री पे, तो ये सारी कंडीशंस को खुद ही वो कर लेते थे। तो यहाँ जनरल गाइडलाइन सबसे पहले बात है एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेस। तो उसने बोला कि जो 2 लाख तक के प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस और 2 लाख तक के एडवांस है वो शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसमें डिटेल्स होनी चाहिए पूरी। इट शुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फी और चार्जेज, ये भी उसमें जानकारी होनी चाहिए। कोई भी प्रोसेसिंग फी है तो वो क्या है, एप्लीकेशन में ही वो जानकारी मिल लगा दो क्या था, प्रायोरिटी सेक्टर के एडवांस हो या 2 लाख तक के कोई और एडवांस हो। द अमाउंट ऑफ सच फीस इज रिफंडेबल इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। अब मान लिया उसने 2000 रुपए की फीस दी और एप्लीकेशन सबमिट करी, वो सबमिट ही नहीं ले रहा, तो ये 2000 रुपये वापस कर दीजिए आप। A meaningful comparison with that the other bank can thus be made and the informed decision can be taken by the borrower। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, बैंक एंड फाइनेंशियल शेल गिव द एक्नॉलेजमेंट। अब जब भी आप एप्लीकेशन लेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उसकी एप्लीकेशन देंगे कि भैया एप्लीकेशन को साइन करके देंगे। जैसे मुद्रा लोन की एप्लीकेशन में देखा हो ना, काउंटर फाइल होती है, ठीक है। The time frame within the which loan application up to 2 lakh will be disposed should also be indicated acknowledgement। तो ये बात acknowledgement में ही आपको लिखनी है, ठीक है। संतोष देसाई जी ने शेयर किया हुआ है इसमें। रिजर्व बैंक today said that all credit institutions should become members of all credit information companies as per rule। तो 2015 में इन्होंने बताया कि 2015 में ये रूल आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड स्क्रूटनाइज द लोन एप्लीकेशन विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए जो एक टाइम दिया हुआ उसमें वो करना है। इन एडिशनल डिटेल द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड दे शुड इंटीमेट द। अगर उसे कोई भी, जैसे मान लिया आपने 20 फरवरी को आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब बैंक से कोई चिट्ठी नहीं आ रही, तो टाइम टू विद इन टाइम जो है बैंक उनको क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा, जिससे कि टाइम से आ पाए, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉल बोरोवर सीकिंग लोन अप टू 2 लाख द लेंडर शुड कन्वे इन राइटिंग द मेन रीजन। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो उससे इन राइटिंग में मेन रीजन लिखते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो लोन एप्लीकेशन और उसकी बात आई। अब आई लोन अप्रेजल। तो लोन अप्रेजल क्या होता है, जब अभी तक तो एप्लीकेशन की लड़ाई हो रही थी कि एप्लीकेशन लेनी है, किस किस तरीके से लेनी है, एक्नॉलेजमेंट देना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देनी है उसमें फीस और उसकी, और रिजेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोन अप्रेजल इन टर्म्स कंडीशन। अब अप्रेजल क्या होता है, जब एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है। Lenders should ensure that the credit proposal is properly appraised after assessing the creditworthiness of the applicant. They should not use margin and security stipulation as a substitute for due diligence on the creditworthiness। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला इसने, टर्म्स एंड कंडीशन एंड अदर caveats governing credit facilities are arrived at after due negotiation with the borrower should be reduced in writing and duly certified by the authorized official। तो अगर कहीं पे आप उसको कुछ वो कर रहे हैं, नेगोशिएशन के बाद कुछ रिड्यूस कर रहे हैं उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ, तो आपको उसको क्या करना है, सर्टिफाइड और राइटिंग में देना है बात,
a copy of the loan agreement along with a copy of each। ये देखो, ये कई लोग नहीं करते। आप लोग जब आप लोग लोन देते हो तो जो अप्रेजल की कॉपी है वो बोरोवर को देनी है, रिसीव्ड करानी है। रिसीव कराने का मतलब वो इन टर्म्स कंडीशन से क्या है, एग्री है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोन एग्रीमेंट की एक कॉपी आप उसे क्या है, रिसीव करा दीजिए। ठीक है। द लेंडर शुड कन्वे द बोरोवर द सैंक्शन ऑफ क्रेडिट लिमिट along with the terms and condition thereof and keep the borrower's acceptance on। तो वो कह रहा है जो एक्सेप्टेंस है उसको अपने पास रख लेना है। As far as possible, the loan agreement should clearly stipulate that the credit facility granted are solely at the discretion। अब देखो एक ये वर्ड आ गया कि क्रेडिट फैसिलिटी है, लेंडर का डिस्क्रिप्शन है। These may include approval और disallowing facilities, यानी कि वो अप्रूव भी कर सकता है, नहीं मना भी कर सकता है। Such as drawing beyond the sanction limit, वो आपने देखा ना, डीपी से भी ऊपर पैसा वो कर सकता है। Honoring check issued by the purpose of other than the other one specially agreed with the credit। तो कई बार क्या होता है कि उसके आपके सीसी लिमिट में कुछ उसके जो है उसके इंश्योरेंस का भी चेक आ जाता है, पर्सनल इंश्योरेंस का। ठीक है, तो वो विड्रॉ करे या ना करे। Disallowing drawing by borrower account on its classification as NPA, जैसे ही अकाउंट आपका NPA हो जाए तो उस समय वो मना भी कर सकता है। या कोई नॉन कंप्लायंस कर रहा है, आपने उसे बोला स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो भी वो मना कर सकता है। ठीक है। It may also be specifically stated that the lender does not have an obligation to meet further requirement। Means मान लिया आपने 5 लाख का लोन दिया किसी को, अब 2 ईयर बाद होगा उसने साहब 5 लाख का और लोन दे दो मुझे क्योंकि मैं बिजनेस बढ़ा रहा हूं। तो ये वाला बैंक के ऊपर है वो दे या ना दे। ठीक है। इन केस ऑफ द लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम एग्रीमेंट, अगर एक से ज्यादा बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन दे रहे हैं, द पार्टिसिपेटिंग लेंडर शुड इवॉल्व प्रोसीजर टू कंप्लीट अप्रेजल ऑफ द प्रपोजल इन टाइम बाउंड में। अब उसमें बोला हुआ है जितने और लोग हैं, मान लिया 3 बैंक मिलके लोन दे रहे हैं, तो इन दोनों बैंकों को भी टाइमली क्या है, सबमिट करना है। इन तीनों बैंकों को भी टाइमली है सबमिट करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, आगे है डिस्बर्समेंट। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के प्रोसीजर पढ़े, उसके बाद पढ़े हमने अप्रेजल के प्रोसीजर, उसके बाद पढ़े डिस्बर्समेंट। ये है डिस्बर्समेंट हो गया। भाई एप्लीकेशन दी, अप्रेजल कर दिया आपने, यस या नो कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपका अप्रेजल होगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, लेंडर शुड एंश्योर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शन इन द कंफर्मिटी विद द टर्म्स। जो भी टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग है उसको वो करना है। लेंडर शुड गिव नोटिस टू एनी चेंज, अगर उसके बाद कोई चेंज होंगे तो उसका नोटिस देगा, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो या टर्म्स कंडीशन की बात हो, सर्विस चार्जेस की बात हो। लेंडर शुड ऑल्सो इंश्योर द चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द चेंज आर अफेक्टेड ओनली प्रोस्पेक्टिवली। का मतलब होता है, एक होता है कि बैक डेट, तो फ्रॉम ऑनवर्ड जब वो नोटिस आएगा तो वो नोटिस की डेट और उससे आगे के लिए होगा, पीछे में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है। अब डिसबर्समेंट भी हो गया, तो डिसबर्समेंट के बाद क्या आ गया, पोस्ट डिसबर्समेंट। यानी डिसबर्समेंट के आप 2 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या करना है आपने। अब जैसे हाउसिंग लोन है तो वो हाउसिंग लोन जो है कितने समय बाद आपको बार बार जाके देखना है, तो उन चीजों की बात ये रूल में आती है। ठीक है। तो पोस्ट डिसबर्समेंट में क्या बोलता है कि जो अप टू 2 लाख है should be constructive with a view to taking care of the lender related genuine difficulty that the borrower may face। यानी कि जैसे मान लिया आप गए, तो जाने के बाद आपने उसे 50,000 का लोन दे रखा है। 50,000 का लोन को बाद में गए देखने, तो आप उससे कहने लगे साहब आपने तो दुकान में पुताई भी नहीं करा रखी, पुताई करवा लो थोड़ा सा। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस उसके ऊपर बर्डन करने लग गए जो शायद वो नहीं कर पाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए करना है। ठीक है।
बिफोर टेकिंग ए डिसीजन टू रिकॉल और एक्सेलरेट रिपेमेंट। आप देखिए पोस्ट डिसबर्समेंट के अंदर अगर आप जाते हैं, आपको लगता है कि इसका लोन अब जो है या तो रिकॉल कर लिया जाए या इसकी किस्तें जल्दी जल्दी आनी चाहिए, तो वो चीजें देखने के लिए होता है। एक तो ये रिकॉल और एक्सेलरेट पेमेंट है, दूसरा क्या परफॉर्मेंस अंडर द एग्रीमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग हो रही। सीकिंग एडिशनल सिक्योरिटी, आपने कहा जो आपने सिक्योरिटी देखी उसके साथ प्लस और सिक्योरिटी दे दो, Lenders should give notice to borrowers as specified in the loan agreement or a reasonable period if no such condition exists in the loan agreement। ठीक है, तो अगर क्या है कुछ ऐसी कंडीशन दिखती है तो लेंडर को बोरोवर को एक नोटिस देना पड़ेगा, भाई ये चीजें आप इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए। ठीक है, लेंडर शुड रिलीज ऑल सिक्योरिटी। अब मान लिया क्लोज हो रहा है अकाउंट, तो अकाउंट जब क्लोज होगा तो जब भी पेमेंट आपके पास आ जाए तो सारी सिक्योरिटी उसको देना। और इसमें बहुत सारी कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट क्या आती है कि एक लोन बंद हो गया, वो बंदा 30 दिन से चक्कर लगा रहा है 30 डेज से, और अभी तक आपने उसकी सिक्योरिटी को रिलीज नहीं किया है। तो ऐसी शिकायतें भी बहुत आती हैं। ठीक है, तो लोन खत्म हो जाता है तो फिर अपडेट भी तो करना पड़ता होगा सिविल में बैंक के द्वारा। हाँ, वो तो सिविल में अपडेट कैसे होता है, सिविल में अपडेट का तरीका ये होता है सिंपल, जब आपकी हर महीने सिविल जाती है ना, सिविल डेटाबेस जाता है, हेड ऑफिस लेवल से जाता है, तो उसमें वो लोन हट जाता है। सिविल के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती, वो हटा देती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, देखो जनरल पॉइंट है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको, लैंडर्स लायबिलिटी लॉ। जो डिमांड करते हैं उसमें क्या क्या चीजें पहले अपनी जिम्मेदारियां निभानी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैंडर्स शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द बोरोवर एक्सेप्ट द व्हाट इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स करने। यानी वो जैसे मैंने बोला ना कि वहां गया तो उन्होंने बोला जिसकी इसकी पुताई करा दो, आप पेंटिंग करा दो, तो उन्हें मतलब नहीं है उन बातों से। जो उसने सामान जिसके लिए लोन दिया है वो सामान उसने खरीदा और अपना काम कर रहा है, ठीक है, तो उतना तक सीमित रहना चाहिए। ठीक है, लैंडर मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट द ग्राउंड ऑफ द जेंडर। लैंडर को जो है जेंडर के बेस में, कास्ट के बेस में, रिलीजन के बेस में और मैटर ऑफ लैंडिंग कि इन मामलों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। This does not, however, preclude lender from participating in credit-linked scheme framed for weaker section of the society। तो कह रहा है कि ये जो क्रेडिट लिंक्ड स्कीम होती हैं वो चीज एक अलग उसको इंटरफेरेंस वाली बातें आती हैं इसमें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। ठीक है, इन द मैटर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन द लैंडर्स शुड नॉट रिजॉर्ट टू अनड्यू हरासमेंट। जैसे वो कहते हैं ना, वो जबरदस्ती जो है ऑड आवर्स में कॉल कर रहा है, उससे एक ताकत दिखा रहा है कि मैं देख लूंगा तुझको, मेरा लोन जमा करा दे कल को, इस तरह की बातें नहीं करनी। इन केस ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बोरोवर अकाउंट, अब अगर आपका लोन अकाउंट है, वो कहता है मैं अब दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफर हो रहा हूँ, मेरा लोन अकाउंट वहां कर दो, आइदर फ्रॉम द बोरोवर और फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which proposes to take over। तो अब वो अपना अकाउंट किसी और बैंक में ट्रांसफर कराना चाहता है। द कंसर्न अदरवाइज ऑब्जेक्शन ऑफ लेंडर इफ एनी शुड बी कन्वेड विद इन द 21 डेज ऑफ द। अब देखो ये क्वेश्चन ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बोरोवर आपके वहाँ अकाउंट मेंटेन करता है और उस अकाउंट को कहता है कि मैं इसको टेक ओवर करा रहा हूँ, उस कंडीशन में आपको 21 डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फेयर प्रैक्टिस कोड एवरी बैंक हैज लेड डाउन द एप्रोप्रिएट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो जो भी शिकायतें आती है, शिकायतों के निवारण के लिए एक सिस्टम बना रखा है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जिससे कि सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, सच ए मैकेनिज्म ensures that all dispute arising out of the decision of the lending institution functionaries are heard and disposed at least for the next higher level।
तो अब देखो कोई भी इस तरह के डिस्प्यूट होंगे तो उसको सॉल्व कराने के लिए या सुने जाने के लिए नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को ही सुनना, पर लगा उसी की शिकायत आप उसी से कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। द बैंक्स ऑल्सो कंडक्ट पीरियडिकल रिव्यू of the compliances of the fair practice code and the functioning of the grievances redressal mechanism at various levels of controlling office, वहां पे होता है सब। बैंक है also put their website में भी अपने fair practice code डाल के रखती है। कई प्राइवेट बैंकों में जाके देखेंगे, जब उनकी ब्रांच में जाएंगे तो उनके बाहर ही जो है वो लगा होता है। ठीक है, चलो इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, तो IBA ने भी अपने क्या है, एक तो बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड लाई। कब लाई? जून 2004 में, और सारे मेंबर के लिए वॉलेंटरली बोला। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि ये जो कोड्स हैं ये वॉलेंटरली है या मैंडेटरीली है, तो इसमें ध्यान रखना ये वॉलेंटरली है कि आप माने या ना माने। ठीक है, the code was essentially a comment to be a fair and transparent in dealing the individual customer. The IBA had also separately came out with the fair practice code for credit card operation. तो इसके दो हैं IBA, ये ध्यान रखना कि एक तो फेयर प्रैक्टिस कोड नाम से आया नंबर 1, नंबर 2 है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की भी बहुत सारी कम जो है शिकायतें आने लगी थी। फिर अगला क्या आया IBA का दूसरा कोड, मॉडल कोड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखो जो पहले डिमांड लेंडर्स लायबिलिटी ला आया उसमें एक बातें आई, लेकिन IBA ने क्या करे, दो वो बनाए। कौन कौन से? एक तो बनाया इसने फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन और मॉडल कोड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज एंड रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें रीपोजिशन का मतलब क्या है? रीपोजिशन का मतलब यह है कि जब आप लोन नहीं देते तो उसको वापस बैंक अपने पोजीशन में ले आता है। जैसे कार उठवा लेते हैं ना बैंक, तो वो रीपोजिशन है। ठीक है, where does the specific concern voiced by the customer? The Banking Codes and Standard Board of India, BCSBI आएगा। इसका एक सेटअप हुआ कब? 18 फरवरी 2006 में सेटअप हुआ। और इसमें क्या है, इसका जो कोड का नाम है उसमें क्या रखा? कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स टू बी फॉलोड बाय द इट्स मेंबर। द कोड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर द बैंक्स टू फॉलो व्हेन they deal with individual customer. This code deals with the inter alia fair practice code for collection of debt. अब ये चीजें जो है BCSBI की बात आई, जिसमें IBA के अपने रूल्स आ गए, दो कोड आ गए, और BCSBI के अपने आ गए। तो 2004 में IBA वाला है, ठीक, और बाकी जो है उसके बाद 2006 में ये BCSBI वाला। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक चीज पूछना था, थोड़ी देर पहले आपने कहा सर कि कस्टमर को अप्रेजल जो फॉर्म होता है वो देना होता है। तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सैंक्शन लेटर की कॉपी दिया जाता है कस्टमर को, और अप्रेजल वो कंडीशनल होता है कि वो जब चाहे वो मांग सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है बैंक को कि देना ही है। सैंक्शन लेटर कंपलसरी है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। एक्चुअली वो जो अप्रेजल में बोलना था, मुझसे गलती हो गई, मुझे बोलना था अरेंजमेंट लेटर। ठीक है, तो अरेंजमेंट एंड सैंक्शन लेटर बोलते हैं एक्चुअली उसको। जी जी, हाँ वो मैंने गलती कही थी, ये वो अरेंजमेंट लेटर बोलते हैं उसको। अरेंजमेंट लेटर में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके चार्जेज, रिपेमेंट प्रोग्राम और इंश्योरेंस, ये 4-5 चीजों का जिक्र होता है उसमें। ठीक है जी सर। और बताइए सर। दूसरा एक चीज वो पूछना था सर, जो आपने कहा था टेक ओवर जो 21 डेज में जो है वो दे सकते हैं, लेकिन क्या ट्रांसफर तो नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए मेरे बैंक में लोन लिया कोई कस्टमर ने 21 डेज में, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट दी कि साहब मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, मैं PNB में जाना चाहता हूँ,
मुझे आप लेटेस्ट स्टेटमेंट दो, तो उसका आंसर आपको 21 दिन में देना पड़ेगा। स्टेटमेंट दे सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, अकाउंट को नहीं ट्रांसफर कर सकते। नहीं, ट्रांसफर तो जब जहां से पैसा आएगा वहां से करोगे ना। हाँ जी, ऐसा जमा मतलब होगा। आप उसे जो उसको चाहिए चीजें ना, अकाउंट का स्टेटमेंट, अकाउंट का स्टेटस, रीपेमेंट कितना हुआ है, वो चीजें जो मांग रहा है वो आपको देनी पड़ेगी 21 दिन के अंदर अंदर। कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी पेपर, मॉर्गेज, हाँ, उसमें ये भी होता है, वो उसमें नो ऑब्जेक्शन टाइप का भी होता है। सर टेक ओवर में जितना पेमेंट बचा है वही होगा या एक्स्ट्रा भी ले सकता है? एक्स्ट्रा ले सकता है, जो उसमें अरेंजमेंट लेटर में टर्म्स कंडीशन में लिखा होगा कि अगर आप 2 साल से पहले लोन बंद करेंगे तो 2% का पेनल्टी लगेगा, अगर लिखा है तो देना पड़ेगा। नहीं, जो मतलब बैंक टेक ओवर कर रहा है वहां से अपन जैसे दूसरी जगह से लोन ले रहे हैं, जैसे इधर 10 लाख बचा है वहां से अपन को 20 लाख लेना है, तो ऐसा भी हो सकता? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता? यहाँ तो बंद करेगा वो। नहीं, सुनो मेरी बात। जैसे मान लिया किसी ने 2005 में एक लोन लिया था 10 लाख का, और हाउस की कॉस्ट थी 20 लाख, ठीक है। अब वो रिपेमेंट करते करते रह गया 5 लाख का, हाउस की कॉस्ट हो गई 30 लाख, ठीक है। तो जो बैंक, जो नया वाला बैंक है, प्राइवेट बैंक कर रहे हैं ऐसा, कह रहे हैं यार 30 लाख का हाउस है, 5 ही लाख का लोन दे रखा है, तो वो उसको तुरंत से 15 लाख या 20 लाख का दे देते हैं उस 30 लाख पे। वो साथ में टॉप अप टाइप का लोन दे रहे हैं सर। हाँ, वही टॉप अप देते हैं ना, टॉप अप टाइप का देते हैं, वो जानते हैं ना। हाउसिंग लोन तो उतना ही मिलेगा जितना बैंक को उसका पुराने बैंक में लोन चल रहा है उतना ही आएगा, लेकिन उसको टॉप अप दे सकते हैं। टॉप अप भी 10 लाख का ही तो है सर। नहीं, वो तो बैंक की अपनी पॉलिसी है ना। बैंक ये कहेगा कि अगर उसका 50 लाख का लोन है और बैंक की पॉलिसी की 50% तक फाइनेंस कर दो आप, रिनोवेशन के नाम पे या किसी भी नाम से। आरबीआई का रूल किया, ऐसे नहीं बोलता ना सर कि बने बनाए मकान पे आप ज्यादा लोन ले सकते हैं। नहीं, रिनोवेशन बोला ना मैंने। हाँ, रिनोवेशन का ले सकते हैं, रिनोवेशन बोला, फर्निश का बोला मैंने, ठीक है। और एक चीज का ले सकते हैं, बताता हूं मैं, एक लैप होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो वो पर्सनल लोन होता है सर, वो हाउसिंग लोन नहीं होता। नहीं, वो लैप बोलते हैं उसे, पर्सनल लोन भी नहीं होता। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, रियल एस्टेट का ही लोन होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज होती है। तो अगर आपने 5 लाख का आउटस्टैंडिंग है तो वो उस लोन में आपकी प्रॉपर्टी मान लिया 50 लाख की आज हो चुकी है 10 साल बाद, तो उस 50 लाख पे जो भी मार्जिन का उनका रूल है, सपोज कीजिए उनका 50% दे सकते हैं, तो 25 लाख का लोन दे सकता है, जिसमें से 5 लाख तो इधर भेज देगा और 20 लाख का और करके कुल मिला के 25 लाख का लोन दे देगा। मेरा डाउट सिर्फ इसी में था सर कि मैं ये बोल रहा था, हाउसिंग लोन सपोज टेक ओवर करते हैं किसी बैंक से, तो हाउसिंग लोन तो उसको उतना ही टेक ओवर होगा जितना उसका आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो एक्सटेंशन देता है ना, उसमें एक्सटेंशन दे देते हैं, जैसे आपने बताया ना एलएपी में दे दिया या टॉप अप दे दिया, इस तरह के लोन देकर। सुनिए, मैं बताता हूँ, मेरे ब्रदर ने वो किया था, मेरे ब्रदर ने लिया था, उसका 3 लाख रुपए एसबीआई में बैलेंस था हाउसिंग लोन, ठीक है। उसको फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन कराना था, तो जब एसबीआई गए तो उन्होंने बोला भाई 12 लाख और मिल जाएगा। एचडीएफसी गए तो उन्होंने बोला टोटल मिला के 21 लाख का मिल जाएगा, जिसमें से 3 आपका ये दे देंगे और 17 लाख आपको एडिशनल दे देंगे। हाँ। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बिल्कुल एसबीआई के बराबर मिल रहा था, रेलवे एम्प्लॉई है भाई मेरा, तो उसने जो है इस वाले को प्रीफर किया और फर्स्ट फ्लोर बनाना ही था उसने। अब वो अलग बात है कि भले ही उसका 12 या 14 लाख लग रहा, लेकिन उसे 17 मिला, तो उससे अपना जो है, जो उसने कुछ और चीज खरीदनी है, कुछ करना, जो भी करना वो करा, तो उसने सही है, वो एडजस्टमेंट है सर, ठीक है। हाँ, एडजस्टमेंट ही, तो उसने किया यही, मतलब 3 लाख का एक टेक ओवर लोन हुआ उसका, और बाकी 17 लाख का नया वाला दो ही हाउसिंग बन गया सर, नया हाउसिंग, वो तो एक नया हाउसिंग लोन दे दिया उन्होंने एक और। हाँ, एक नया हाउसिंग लोन दे दिया है, या वो तो ले सकता है। यही है तरीका, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।